तो वहीं अब नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। तो देखिए, किसी तरह 9 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी पर, उसके दुरुपयोग का, क्योंकि कई ऐसी कल खबरें आई थी जिसके बाद सवाल उठे हैं। तमाम सहयोगी इस पर बातचीत करेंगे। संदीप खेर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से, कानपुर से मेरे साथ दीपक मौजूद हैं और साथ ही साथ मैनपुरी से नदीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। संदीप, किसी तरह चुनाव तो संपन्न हुआ, बड़ी चुनौती थी इन परिस्थितियों में चुनाव करवाना, लेकिन कल कुछ ऐसी खबरें आई जो वाकई में बहुत गंभीर सवाल भी उठाती है। इसको किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ वोटिंग तो कम हुई है, इसको कैसे देख रही हैं पार्टियां, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब लगे और कुछ खबरें ऐसी सामने आई जो वाकई में नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्वाति, कल की बात करें या फिर उसके एक दिन पहले की बात करें, मैं खुद देखिए कटहरी में मौजूद रहा हूं और देखिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। हालांकि सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन इसमें देखिए जो तैयारियां दिखी, चाहे पुलिस प्रशासन की दिखे, वो भी तारीफे काबिल थी कि वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस फोर्स मौजूद थी। अब इसको लेकर विपक्ष ने देखिए किस तरीके के आरोप लगाए। कटहरी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वहां पे बड़ी मुस्लिम घनी आबादी है, वहां से लोगों को निकलने नहीं दिया गया जैसा वहां के लोगों ने, और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया कि लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ देखिए अगर भाजपा की बात कर ले, आपने देखा खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक दलित बेटी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आ रही थी। आप देखिए कुंदरकी में सबसे ज़्यादा मतदान रहा, सबसे कम मतदान रहा खैर में, और वहाँ पर देखिए मतदान सबसे ज़्यादा रहा है जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी देखिए बहुत थी। कुंदरकी की बात कर लीजिए, कटहरी की बात कर लीजिए, सीसामऊ की बात कर लीजिए। खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जो मुस्लिम बुर्कों की आड़ में जो है वो पुरुषकर्मी वोट देने आ रहे थे, यानी समाजवादी पार्टी जो है वो फर्जी मतदान कर रही थी। तो बड़ा सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है कि अगर फर्जी मतदान हो भी रहा था तो उस पर चुनाव आयोग क्या कर रहा था।
क्या वो लोगों की आईडी नहीं चेक कर रहा था? तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए बहुत हुआ और उपचुनाव नहीं लगा, ये लगा बल्कि लोकसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है। क्योंकि देखिए इतनी सख्ती जो प्रशासन ने जिस तरीके से दिखाई है, वहाँ के वोटर्स भी देखिए बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दिए। कई जगहों पर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। कई तस्वीरें सामने आई, पुलिस वाले हाथ में बंदूक लेकर लोगों को धमकाते नजर आए, लोगों की आईडी चेक करने का उन्होंने काम किया, जबकि ये अधिकार उनका नहीं, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का ये काम होता है। तो मुझे लगता है तमाम आरोप प्रत्यारोपों के संवाददाता दीपक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बताइए कि कानपुर का क्या हाल रहा? काफी हॉट सीट है सीसामऊ की भी, वहां पर भी वहां से भी कई ऐसी खबरें आई थी। किस तरह की पूरी प्रक्रिया रही, कितना शांतिजनक रहा चुनाव, आपने क्या क्या देखा कल? स्वाति, देखिए बताओ, सीसामऊ के चुनाव में जो है कई जगह पर जो है वो नोकझोंक हुई, विवाद हुआ। और बताऊं आपको, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो सबसे पहले जो है वो नीलम रोमिला सिंह सपा नेत्री हैं और उनकी गाड़ी को जो है बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया, जिसके बाद जो है जो साथ में उनके समर्थक थे, समाजवादी समर्थकों ने जमकर के जो है बवाल किया। और वहीं दूसरी घटना की अगर बात किया जाए तो जो सपा प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए कि जो है लोगों को जो है घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोका जा रहा है। इसके अलावा जो बाहर निकल रहे हैं उनके वोटर्स, उन्हें जो है लाठी पटक करके जो है भगाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि जो पुलिस प्रशासन है उन्हें आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है, बावजूद इसके जो है पुलिस प्रशासन आईडी चेक करके उनके वोटर्स को जो है वो वापस लौटा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ जिस पर जो है चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया और 2 दरोगाओं को जो है तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अगर अन्य घटनाओं की बात किया जाए तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सुरेश अवस्थी, उन्होंने भी जो है एक मतदान केंद्र में पहुंच करके जमकर के बवाल काटा। उसमें वजह ये थी कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्हें जानकारी मिली थी कि जो पुलिस प्रशासन है वो बीजेपी के जो एजेंट है उससे बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके चलते जो है बीजेपी प्रत्याशी अपने दलबल के साथ, अपने साथियों के साथ जो है मतदान केंद्र में पहुंचे और वहां अंदर जा करके जम करके बवाल मचाया गया। और इसी मामले पर जो है बीजेपी के कई नेता जो है वो धरने पर भी बैठे। बिल्कुल, और मैनपुरी से हमारे साथ नदीम भी जुड़े हुए हैं। नदीम से वहां का अपडेट लेते हैं। नदीम, चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, अब इंतजार है नतीजों का, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? देखिए, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो कल छुटपुट घटनाओं के बीच में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए। एक दूसरे पे आरोप का दौर दिन भर जारी रहा। हालांकि इसमें सबसे अहम भूमिका जो निकल के आई है, जो पुलिस कर्मियों के जो कहा गया था कि आईडी चेक नहीं करेंगे, तो पुलिस कर्मियों ने आईडी चेक की और उसके बाद में जो अभिकर्ता एजेंट थे, जो पोलिंग एजेंट जिसको कहा जाता है, उनकी खुद वीडियो बना के उसको हल्काया गया था, जिसको समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसको भारत समाचार की टीम ने तस्दीक किया था कि ये कौन से पोलिंग बूथ का है, कौन से लोग हैं। तो उसमें एक सब इंस्पेक्टर निकल के आए थे, बलवीर। तो यहाँ पर अभी कार्रवाई की बात की है तो कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, जिसके बाद में कई पोलिंग बूथों पर जाके वीडियो वायरल हुए। उसमें लोग जाके अंदर पीठासीन अधिकारियों को कमरे से बाहर निकाल के अंदर से लॉक लगा के ईवीएम का उन्होंने पुरजोर इस्तेमाल किया। लेकिन कार्रवाई के नाम पे अगर की जाए तो आयोग ने भले ही समाजवादी पार्टी ने कितने भी चिल्लाई हो या कितने भी ट्वीट किए हो या कितने भी फोन किए हो, लेकिन रिजल्ट के नाम पे ना भारतीय जनता पार्टी को कोई सवाल का जवाब मिला, ना समाजवादी पार्टी को कोई सवाल का जवाब मिला। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से जो प्रचार का जो अंतिम दिन था, तो रोड शो में जो आमना सामना हुआ था, तो उसी तरीके का एक नजारा देखने को मिला था। गिरोर की एक पोलिंग है ब्लॉक के पास में, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने कल हो गए थे। तो एक बड़ा माहौल बवाल होते होते बचा, लेकिन प्रशासन की सहानुभूति से और प्रशासन के कड़े प्रयास से उस मामले को शांत कर दिया गया। अब सभी 15 यहाँ कैंडिडेट हैं, जो 15 कैंडिडेटों की में मतदान जो हुआ है, उनकी किस्मत का ईवीएम में वोट कैद हो गया है। नवीन गल्ला मंडी में सबको रख दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूम में। वहां पर सभी पार्टियों के लोग, सभी पार्टियों के नेता, अभिकर्ता, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए।
और नदीम भी हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हुए थे, वेद प्रकाश पाठक जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारियों के साथ में। ये बताइए वेद, वहाँ से क्या अपडेट है? मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर ली गई है, क्या देखा आपने कल चुनाव में? बिल्कुल, देखिए कटेरी विधानसभा सीट का जो चुनाव था वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से शांति में माहौल में संपन्न हुआ। कुल मिलाकर मतदान के दौरान जो है राजनीतिक पार्टियां लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि मतदाताओं को जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। प्रशासन जो है बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत अम्बेडकर नगर का हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ हो गई। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया क्योंकि 56% से ज्यादा का जो है मतदान प्रतिशत का वो आंकड़ा रहा। हालांकि अमूमन जो है 2022 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो वो भी लमसम करीब 60% के आसपास ही था। कुल मिलाकर मतदाताओं में जोश था। बूथों पर जो है मतदाताओं की लाइन लगी हुई थी, जमकर पोलिंग हुई है। तो आरोप और प्रत्यारोप प्रशासन पर गंभीर लगे थे, लेकिन इन सबके बीच जो है प्रशासन ने चुनाव को सक्सेसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। अगर माहौल की बात करें कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी कटेरी विधानसभा सीट पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर पाएगी या फिर बीजेपी इस बार जो है वहां पे काबिज होगी, तो इसके बीच में एक निर्णायक की भूमिका जो दलित मतदाता है वो रहेंगे, क्योंकि दलित मतदाता जो है वो इस बार बसपा से कहीं ना कहीं जो है वो कटे हैं। तो कुल मिलाकर जिधर दलित मतदाता गए होंगे वो जो है विधानसभा सीट का विधायक होगा। बिल्कुल, दलित कहीं ना कहीं वहाँ के लिए निर्णायक साबित होते हैं। अब मुद्दे कौन कौन से सबसे ज्यादा गूंजे, किसके पक्ष में हवा चल रही है? आपने लोगों से बातचीत भी की होगी वेद, उनका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए मैंने जो है कल मतदान के दौरान कई ऐसे मतदाताओं से मेरी पोलिंग बूथों पर मुलाकात की जिनसे मैंने बात किया। मुद्दे तमाम थे। मुद्दे थे, सड़क था, बिजली था, पानी था, स्वास्थ्य था, रोजगार था, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार जो मुद्दा चला है वो रोजगार और बेरोजगारी का चला है। बिल्कुल, तो ये जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर है और ऐसे में नेक टू फाइट है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा और सीटों के भी जो जातिगत आंकड़ों का प्रतिशत है वो आपके सामने है। फिलहाल कौन कौन सीटों पर मतदान हुआ ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। खैर, गाजियाबाद, मझवा, कटहरी, करहल में मतदान हो चुका है और महज कुछ ज़िलों में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज रहा। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज रहा अम्बेडकर नगर का। खैर, गाजियाबाद और सीसामऊ सीट पर भी कल मतदान हुआ। मझवा, कटहरी और करहल में भी मतदान की जो प्रक्रिया है 9 सीटों पर संपन्न करवा ली गई है। फिलहाल अब जो नतीजे आएंगे, नतीजों का इंतजार है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर है और तमाम मुद्दे कहे गए दोनों ही दलों की तरफ से। बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की तरफ, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है। लोकेश जुड़ गए हैं गाजियाबाद से और ज्यादा जानकारियों के साथ। लोकेश, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, कल जो चुनाव हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में 9 जो विधानसभा सीटें थी उनमें सबसे कम यानी कि 33.3% वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग केवल प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज कम गया है तो ऐसे में जीत हार का अंतर भी बहुत कम रहने वाला है। इस सीट पर पहले ही हमने कहा था कि अगर जो इस सीट के ऊपर सीधे तौर पर फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके के कल मुस्लिम जो मतदाता थे, जो मुस्लिम बूथ से मुस्लिम इलाकों के, उनके अंदर वोटिंग ही नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी होगा कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कम होने का उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 14 के 14 जो प्रत्याशी थे यहाँ पर उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुँच चुकी हैं। परसों होने वाली काउंटिंग की अब तैयारियां चल रही हैं और काउंटिंग शुरू होने के बाद ही तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा शुरुआती 2 घंटों में कि आखिर रुझान किस तरीके के हैं और किसकी जीत किसकी हार होने वाली है। कौन से मुद्दे जीतेंगे, क्या बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे वाले मुद्दे, विकास के मुद्दे जीतेंगे या फिर पीडीए का मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी का वो कामयाब होता है। तो ऐसे में अब केवल इंतजार है हर शख्स को परसों का, जब ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम के किस तरीके के रिजल्ट होते हैं, क्योंकि केवल 1,52,000 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं। ऐसे में उन वोट्स की काउंटिंग करना जो है वो आसान भी होगा और इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन की वो की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बढ़ाई जा सकी और गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की 15 जगहों पर जहाँ
उपचुनाव हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से सबसे सक्रिय है। स्वाति की जाए लोकेश, तो ध्रुवीकरण के नारों की बरसात बहुत ज्यादा की गई। ध्रुवीकरण पर इस बार का चुनाव लड़ा गया। मुद्दे तो कहीं ना कहीं पीछे रहे। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में जो मत प्रतिशत रहा वो बहुत खराब रहा, कहा जा सकता है। प्रशासन ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी लोगों को, जो प्रशासन है, आयोग है, वो वोटरों को निकाल नहीं सका मतदान के लिए। फिलहाल अब इंतजार है नतीजों का, क्योंकि 9 सीटों की जो लड़ाई है बड़ी कड़ी मानी जा रही है। मुख्य लड़ाई से बसपा पीछे, हालांकि बसपा ने कैंडिडेट्स उतारे हैं, दूसरी कई पार्टियां भी जरूर चुनावी मैदान में नजर आई, लेकिन माना जा रहा है कि ये महज वोट कटवा ही साबित होकर रहेंगी, क्योंकि सीधी सीधी जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर की मीरापुर, तो वहां पर आरएलडी का कैंडिडेट है। लोकसभा चुनाव में भी वहां पर आरएलडी के कैंडिडेट ने बड़ी जीत हासिल करी। और बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार उस सीट को लेकर क्या हाल होगा, देखने वाली बात है। फिलहाल चुनावी रेस में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर सबकी नज़र है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं, इसको लेकर जानकार ये भी मानते हैं कि इसका उपचुनाव का असर किसी भी दल के लिए कोई खास उनकी सेहत पर असर नहीं डालने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आएंगे वो मनोवैज्ञानिक असर ज़रूर डालेंगे। लोकेश लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, ये गाजियाबाद की हम लोग बात कर रहे हैं, शहरी सीट है, बीजेपी का दबदबा कायम है, कई बार इस पर बातचीत हुई, लेकिन कुछ मुद्दे भी ज़रूर होंगे वहाँ के, कुछ विकास कार्य भी हुए होंगे वहाँ पर, जिन पर जनता से आपने बातचीत की होगी। क्या मानना है इस बार लोगों का? देखिए, चुनाव का कैंपेन तो शुरुआत से ही कटों के बटों पे शुरू हुआ था, जो कि एक बकायदा हिंदुत्ववादी नारे के साथ शुरू हुआ था ये। और इसी जो पोलराइजेशन के राजनीति के तहत ये किया गया। और ये इस बार पहली बार था कि कोई मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े नेता ने विजयनगर, जो कि गाजियाबाद का लाइन पार क्षेत्र कहलाता है, वो शुरू से विकास से छूटा रहा था, उस क्षेत्र के अंदर रैली निकाली, केवल इसीलिए निकाली कि वहाँ के वोटर्स में अपनी कायम रखना, अपने दबदबे को कायम रखना चाहती थी बीजेपी, इसीलिए ऐसा किया गया। और इस बार साफ तौर पर एक ये भी जो मुद्दा था ये कि बार बार जो शहर का विधायक चुन लिया जाता है, शहरी क्षेत्र का, यानी कि लाइन पार के क्षेत्र का, विजयनगर का लोकल विधायक चुनिए, ये समाजवादी पार्टी ने जो है ये नारा दिया था कि लोकल होना चाहिए आपका विधायक, आपको परेशानी होती है तो आपको मेन शहर जाना पड़ता है। तो इसीलिए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर किराए का एक मकान लिया और चुनाव के ठीक 2 हफ्ते पहले, दिवाली से पहले, उन्होंने उसका गृह प्रवेश भी कराया, ये दिखाने के लिए कि वो जो है यहाँ के लोकल है और लोकल के तहत वो लोगों की बात भी सुनेंगे और लोगों के काम भी करेंगे। और कई सानिया से मुद्दे थे, जिसमें सबसे अहम है उस क्षेत्र के अंदर विकास का मुद्दा। इसके अलावा जो गंगा जल परियोजना है उसके वाटर सप्लाई का मामला, कि गंगा जल का जो प्लांट है वो एस्टेब्लिश उसी विजयनगर के प्रताप विहार इलाके में है, लेकिन बावजूद इसके वो नोएडा, ईस्ट दिल्ली को पानी देता है, लेकिन गाजियाबाद के उस हिस्से को पानी नहीं मिलता जहाँ पर वो जो स्टेशन है, जो प्यूरिफिकेशन स्टेशन है वो मौजूद है। कई ऐसे मुद्दे जरूर रहे, लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि अब मुद्दे क्या थे, किन लोगों पर, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया, वो तो कर चुके हैं। वोट अब केवल इंतजार है तो उस ईवीएम का खुलने का, जो शनिवार को 23 तारीख को खुलेंगी, और ये बताएंगे कि आखिर किसने जीत हासिल की और कौन इस बार पीछे रह गया। और मीरापुर से संवाददाता सचिन भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? आपने क्या देखा, किस तरीके की प्रक्रिया पूरी रही? क्योंकि कई अव्यवस्थाओं की भी जानकारियां निकल कर सामने आई, लेकिन अगर मत प्रतिशत की बात करें तो मत प्रतिशत यहाँ पर भी ठीक ठाक रहा। अन्य जिलों के हिसाब से वहाँ पर लोग अपने घरों से निकले और जागरूकता लोगों में नजर आई लोकतंत्र के इस पर्व के प्रति। सुबह से दिन तक तरीके से जो मतदान हुआ था, लग रहा था कि देर शाम तक जो मतदान है वो 60 से बढ़कर ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ये 57 से 10% ही यहाँ मतदान हो पाया। हालांकि छुटपुट घटनाओं के बीच जो मतदान था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था। एक जगह रोड जाम करने की बात आई थी, रोड जाम किया गया था और पुलिस पर पथराव किया गया था कि पुलिस इन मतदाताओं को वो डालने नहीं दे रही है कचरेली गांव में, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पर भी एक्शन लिया है और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इस उपचुनाव में हमने एक बात तो जरूर देखी है कि किसी भी प्रत्याशी ने जमीनी मुद्दे इस उपचुनाव में गिनाने का प्रयास नहीं किया। अगर इस उपचुनाव में अगर कुछ बात हुई है तो ये दंगों की
मुद्दों की, हिंदू मुस्लिम की। कहीं ना कहीं ये मुजफ्फरनगर का मीरापुर उपचुनाव हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिखाई दिया है। जो दंगों का दंश लोग भूल चुके थे सचिन, 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, लोग भूल चुके थे काला चैप्टर की तरीके, काला अध्याय की तरह। वो मुद्दे भी बड़े गूंजे इस बार वहां पर चुनाव में, उन मुद्दों की बड़ी याद दिलाई गई लोगों को। लोग तो भूल चुके थे उस दंगे को, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनकी जिंदगियां पटरियों पर आगे बढ़ रही थी। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से आपने कहा है कि जो 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था और मीरापुर क्षेत्र का ही वो गांव पड़ता है जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी, कवाल गांव। तो अब कहीं ना कहीं दंगों के बाद से जब लोगों के जो बीच की दूरियां थी वो खत्म होती दिखाई दे रही थी। पिछले दिनों कई सम्मेलन हुए थे जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई मंच पर दिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दंगों की याद दिलाई थी मीरापुर में एक जनसभा के दौरान, और अन्य कई पार्टियों ने भी यहाँ से दंगों की याद दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का तो कहना है कि जो राजनीतिक नेता है वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी सीखने के लिए 2013 के दंगों की याद दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनका यही कहना था कि उन्होंने भाईचारे को लेकर अपने मत का प्रयोग किया है और दंगे जैसी यादें अब उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट 23 नवंबर को हो जाएगा कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की इस मीरापुर उपचुनाव में कौन जीतेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी थी निखिलेश पाल, उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है सुंदुल राणा, उनके बीच और आरएनडी के बीच यहाँ से टक्कर मानी जा रही है। कल पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मुस्लिम मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचने तक। इतना ही नहीं, सपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने लगातार चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को लेटर लिखे और कहा गया कि पुलिस पार्टी बनकर काम कर रही है। मुस्लिम मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जगह जगह उनकी वोटर आईडी चेक की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग ने सचिन, दंगों का दंश और भी कई जो पुरानी बातें थी, एक तरह से जख्मों को कुरेदने की कोशिश की दलों ने। और अब बात यह है कि जनता को कितनी समझ में आई है ये सारी बातें, या जनता ने अपने दिमाग का काम किया है, बड़ी बात है। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मझवा सीट जहां पर चुनाव हुआ था मिर्जापुर में, वहां से सहयोगी पवन त्रिपाठी। पवन, आपके पास क्या अपडेट है? पूर्वांचल एक खास हिस्सा माना जाता है, पूर्वांचल के मतदाताओं के लिए भी कहा जाता है कि बड़े सोच समझकर ये किसी भी पार्टी को वोट करते हैं। फिलहाल एक सीट पर चुनाव हुआ, यहाँ पर क्या देखा आपने? देखिए, सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो मतदान वो 60 से मतदान हुआ है, और कम मतदान एक चिंता का विषय भी है, जिला प्रशासन के लिए भी है और उन पार्टियों के लिए भी है जो अपने समीकरण और गुणागणित को सेट करके एक दूसरे के जो कोर वोटर थे उनको साधने की कोशिश करने में लगे थे। जैसे ही दिन बढ़ता गया, दोपहर के समय की अगर बात करें तो दोपहर में सिर्फ 3 से 4% में मतदान बढ़ा। जो सुबह से चल रहा था मतदान की प्रक्रिया, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शाम तक वही पोजीशन में मतदान रहा। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगर मझवा की बात करें तो तकरीबन 4 लाख की संख्या में यहाँ पे मतदाता थे जिनको मताधिकार का प्रयोग करना था। ऐसे में अगर बात करें तो 2,11,000 के आसपास यहाँ पे मत पड़े हैं, जिनको लेकर के जो पार्टियां हैं अपने अपने मुद्दों को रख रही हैं, अपने अपने जो कैंडिडेट हैं, जो समीकरण है, उनको साधने की कोशिश किया है। लेकिन ये है कि अब आने वाले 23 को ये चीजें खुल करके सामने आएंगी कि किसकी बढ़त है, कौन किस जगह से वोट पाया, किसकी कोर वोटर को साधने में वो प्रत्याशी सफल रहा है। अगर बात करें लोगों की जो मतदान करके निकले थे, कल हमसे बातचीत भी की है, उसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि जो यहाँ की लड़ाई है वो सपा और बीजेपी की लड़ाई थी, और उसमें पूरे दिन से जो है वो टक्कर देखने को मिली थी, हर बूथ पे टक्कर थी। और बता दें कि पुलिस प्रशासन की भी तरफ से एक दो जगह पोलिंग न करने या छिटपुट चीजों को रोकने की शिकायत आई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको जाकर के मौके पर निस्तारण किया और उसको दूर किया है। बिल्कुल, तो मझवा सीट की बात हो रही है। यहाँ पर 9 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और सबसे कम जो बात हो रही है गाजियाबाद में विधानसभा सीट पर जो मतदान हुआ है। अगर मझवा की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक मत प्रतिशत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और आयोग लोगों को घरों से निकाल पाने में नाकाम ही साबित हुआ है, क्योंकि जनता ने बहुत कम संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट डाले। हालांकि दलों ने तमाम रैलियां की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विपक्षी दलों के तमाम नेता भी वहां पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया था। और ऐसे में
अब वहाँ से कौन सा दल मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के मुद्दे अपने अलग होते हैं, वहाँ की बात अलग होती है, और ऐसे में वहाँ मझवा सीट पर क्या समीकरण बनने जा रहा है किस पार्टी के लिए, देखने वाली बात होगी। 9 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब नतीजे आने हैं। ये नतीजे किसी भी सियासी दल का जो भविष्य है वो तैयार करने की भूमिका में होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये उपचुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन इनके जो मुद्दे होते हैं उनकी गूंज कहा जाता है दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद 2027 में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा तो सीधा सीधा जो मुकाबला है उन्हीं दलों को देखने को मिलेगा। तो 9 सीटें जहां पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब तक आपको बड़ी अपडेट दे दें कि 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। कई जगह अव्यवस्थाओं से जुड़ी जो खबरें थी वो निकलकर सामने आई। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत रहा, आपके सामने हैं खैर, गाजियाबाद, सीसामऊ, मझवा, कटेहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी और फूलपुर की सीटें, जहां पर खैर में मतदान 46% के आसपास रहा, उससे थोड़ा ऊपर गया। गाजियाबाद में 33% के ऊपर गया मतदान। सीसामऊ की बात करें तो यहाँ पर भी 8% वोट काफ़ी कम पड़े 2022 के मुकाबले। मझवा की बात करें तो 50% से ऊपर उसके आसपास, और कटेहरी में ठीक ठाक मतदान, अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर ठीक ठाक मतदान प्रतिशत रहा। अलीगढ़ से संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं, जहां की खैर सीट के लिए कल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। मुकेश, ये बताइए कि खैर में भी जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 46% के आसपास रहा है, कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है आयोग लोगों को अपने घरों से निकलवाने में, लोग कम संख्या में निकले, क्या वजह रही, क्या मानना है लोगों का? स्वाति, देखिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में जो चुनाव हुआ जिसमें कि अलीगढ़ की विधानसभा खैर शामिल थी, जैसा कि आपने सवाल किया प्रतिशत कम रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पिछला 2022 का चुनाव था उसमें जो करीब 56% जो मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मात्र 46.36 रह गया। ये प्रतिशत जो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी भी बताती है और यह भी बताती है कि जो वहाँ का जो मतदाता है कहीं ना कहीं जो वोट डालने में जो है अपने आप को पीछे करते रहा। क्यों? क्योंकि उनका जैसा कि हमने चौपाल की और लोगों से जानकारी की थी, उसमें लोगों का यह कहना था कि सरकार के कुछ काम ऐसे उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, जैसे कि राशन बांटना, उनको वो ये कहते हैं हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, इस तरह की उनकी बातें थी। और जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोट ना डालकर जो अपनी नाराजगी बिल्कुल जाहिर कर दी है, और इस बात को बिल्कुल साफ तौर से कर दिया कि अगर 2027 तक अगर सुधार नहीं आता तो 2027 में सरकार को और भी ज्यादा कड़े इसमें सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, दीपचंद जोशी भी जुड़े हुए हैं मुरादाबाद, जहां की कुंदर की सीट के लिए कल उपचुनाव हुआ। यहाँ पर जाना चाहता है ये सीट, दीपचंद, ये सीट तुर्कों के लिए काफी खास मानी जाती है, दशकों से यहाँ पर तुर्कों का कब्जा रहा है, तुर्कियों का कब्जा रहा है। इस बार के क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं दीपचंद जोशी? देखिए, हर बार यहाँ पे तुर्कों का फैक्टर रहता है और कई बार विधायक भी तुर्क हाजी रिजवान रह चुका है, लेकिन इस बार तुर्क वाला फैक्टर नहीं चला, क्योंकि शेखजादा बनाम तुर्कों की जो लड़ाई है वो चर्चित है। शेखजादों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था तुर्कों का। उनका कहना था कि हमेशा तुर्की शेखजादों पर राज नहीं करेंगे, शेखजादों को भी मौका मिलना चाहिए, लिहाजा उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। दूसरे जो 1 प्रत्याशी हिंदू थे, बाकी के 11 प्रत्याशी जो थे वो मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का यहाँ पर बंटवारा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कुंदर की उपचुनाव में कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने काउंटिंग का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके जो वोटर्स थे समाजवादी पार्टी के, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, जगह जगह उनको धमकाया गया, और चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों की आईडी और डॉक्यूमेंट चेक किए गए। वहीं AIM ने भी चुनाव आयोग से ये गुजारिश की है कि कुंदरकी का उपचुनाव दोबारा कराया जाए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। मतलब निष्पक्षता का आरोप लगा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, ये आरोप लगा है कुंदरकी में। आपने बताया कि 1 हिंदू प्रत्याशी, बाकी जो 11 प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम है, तो किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है? बीजेपी नजर आ रही है मुकाबले में या समाजवादी पार्टी? कोई आकलन?
कि मुरादाबाद के जो कुंदरकी का उपचुनाव है पूरी तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण का चुनाव होकर रह गया, क्योंकि एक तरफ जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का जो प्रत्याशी था उन्होंने बड़ी तादाद में दलित वोटों में सेंधमारी की है, वहीं मुस्लिमों के जो 11 बाकी प्रत्याशी थे उनके द्वारा थोड़े ही सही लेकिन बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट थोड़े थोड़े करके लिए गए, जिसका आने वाली 23 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि काउंटिंग के शुरू होने के 2-3 घंटे बाद ही पता लग जाएगा कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता है। बिल्कुल, तो देखिए 9 सीट और बात हो रही मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की, जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि इसको बहुत ना कम कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उपचुनाव के हिसाब से, और जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर ध्रुवीकरण का जो फैक्टर रहता है वो बड़ा ज़्यादा रहता है और उसी के आधार पर किसी भी दल की क्या स्थिति होगी ये वोटर्स तय करते हैं। क्योंकि इस बार चुनाव में देखा गया ध्रुवीकरण से जुड़े नारे बड़े दिए गए। अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही और कहीं ना कहीं एएसपी ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा और खुद चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे चुनावी सरजमी पर रैलियों को संबोधित करने। कई मुद्दे उन्होंने गिनाए, कई पिछले मुद्दों की भी बात की। 2022 की अगर बात करें तो मजबूत स्थिति में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पार्टी नज़र आई थी उसको लेकर भी अब की बार ज़ोरदार तैयारियां की गई। फिलहाल वोटर्स निकले ज़रूर और किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया वो तो वोटर्स ही बता पाएंगे, किस पार्टियों को उन्होंने बेहतर समझा वो वोटर्स ही बता पाएंगे। लेकिन ये जो मुकाबला है इन सीटों को लेकर काफ़ी टक्कर का माना जा रहा है। धीरेन्द्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए स्वाति, अगर हम बात करें फूलपुर उपचुनाव में तो जिस तरीके से कल उपचुनाव हुआ था तो जो वोटरों में वो उत्साह देखने को नहीं मिला था जो 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है उसमें कुल फूलपुर में 43% ही मत पड़े थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रत्याशी जो 12 ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए उनका प्रत्याशी और बल्कि वोट काटने का ही काम किया है। तो किसी दो राजनीतिक पार्टियों में ये एक का गणित बिगाड़ने के लिए जो बीएसपी का कैंडिडेट था वो काफी है। लेकिन अब कहने वाली बात ये, जानने वाली बात ये होगी कि आखिर जो वोटर्स है बहुत साइलेंट उन्होंने मत किया है। जो वोटर्स अपने घरों से निकल रहे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करके सीधे अपने घरों की ओर जा रहे थे, किसी से कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये कहाँ माना जा सकता है कि इस बार जो वोटिंग हुई है बहुत ही साइलेंट वोटिंग हुई है और ये जीत का सेहरा किसके सर पे बंधेगा ये तो जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। स्वाति, माना जाता है कि सत्ताधारी दल के लिए बड़ी खतरनाक भी हो सकती है और ऐसे में किसके पक्ष में ये जाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन वोटर्स जो थे वो काफी चुपचाप नजर आए, उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने किसको अपना वोट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।